बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आवाज ठीक आ रही है तो यस करें। अब ठीक है सर, ओके। तो रिवीजन आपकी शुरू हो चुकी है, सिलेबस एक दफ़ा ख़त्म हो चुका है। मुझे नहीं पता कि आपने कितना पढ़ा है या सिर्फ लेक्चर सुनने पे इक्तफा किया है। आपके टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। जिस तरह के हालात व वाक़यात हैं इसमें अपने आप को अब डॉक्टर समझें। अब आपको बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग आपकी शायद ना कर पाए अदारे, लेकिन फिर भी हम अपनी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि आपको रिवीजन करा के जो चीज़ें नहीं आपकी समझ में आई वो आपको दोबारा बताई जाए। तो कीमोथेरेपी में हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर आपको डॉक्टर नजमा करवा चुकी हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, और इसमें 2 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि कोविड-19 में इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में उनके ऊपर ज़रा ख़ास तवज्जो दीजिएगा। एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन जैसे स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा है। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर इस मकसद को समझें कि हमने बैक्टीरिया को किल करना है विच हैज़ एंटर्ड द बॉडी वन वे और अदर। ओके, अब बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमें ऐसी मेडिसिन चाहिए या ऐसे तरीका है कार हमने अपनाने हैं जो कि होस्ट के सेल्स को यानी ह्यूमन सेल्स को डैमेज ना करें। लकीली जो ह्यूमन सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस का काम है और जो बैक्टीरिया में है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो राइबोसोम्स इन्वॉल्व हैं उनके स्ट्रक्चर में, उनके साइज में फ़र्क है, तो ये मेडिसिन रिलेटिवली सेफ है। ठीक है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले आप इनके ग्रुप्स देख लें कि स्पेक्ट्रम वाइज इनको 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, आपकी बुक ने डिवाइड किया हुआ है। क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं। ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स उन्होंने नेक्स्ट चैप्टर में अलग से डिस्कस किए हैं, इसलिए कि उसकी काइनेटिक्स बाकी ड्रग से ज़रा फ़र्क है। ठीक है, तो इस चैप्टर में उन्होंने क्लोरमफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डिस्कस किए हैं, और मॉडरेट स्पेक्ट्रम में मैक्रोलाइड्स और कीटोलाइड्स, जिनमें मैक्रोलाइड्स ही मेन आप एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, और इनको नाम आप याद रखें, इनमें टेलिथ्रोमाइसिन इस कीटोलाइड, केमिकली इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, और फिडॉक्सामाइसिन ये एक नई इनमें अजाफा हुआ है, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। देन इज नैरो स्पेक्ट्रम, जिनमें क्लेंडामाइसिन, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स और लेंसुलेट है। ठीक है, तो ये आपको ये वाली क्लासिफिकेशन जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये आपको एज सच याद होनी चाहिए। इनमें से हर ड्रग क्लिनिकली यूज़ हो रही है, हर ड्रग बहुत अहम है, और आपकी आधी प्रैक्टिस ज़िंदगी में डॉक्टरी की अगर हम कोई नए एंटीबायोटिक दरियाफ्त करने में कामयाब ना हुए तो इन्हीं एंटीबायोटिक्स के साथ आपकी ज़िंदगी गुजरनी। उसके अलावा कुछ फोलिक एसिड इनहिबिटर्स अगले चैप्टरों में आप पढ़ेंगे, या डीएनए गायरेज इनहिबिटर्स पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला ग्रुप जो इस वक्त आपके सामने है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्लोरमफेनिकॉल है, बड़ी पुरानी ड्रग है, और एक ज़माने में ये टाइफाइड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस समझी जाती थी, लेकिन बाद में जब इसके एडवर्स इफेक्ट्स, जिनमें से कि एक दो बहुत लीथल हैं, ये प्लास्टिक एनीमिया है जैसे, वो जब सामने आए, और साथ ही हमें और ड्रग्स क्विनोलोन्स वगैरह मिल गई, तो टाइफाइड में इसका यूज़ कम हो गया। लेकिन एक ज़माने में अभी भी टॉपिकल यूज़ इसका काफ़ी होता है। आई ड्रॉप्स, अभी भी क्लोरमफेनिकॉल आई ड्रॉप्स सबसे पॉपुलर एंटीबायोटिक्स में से फॉर द टॉपिकल यूज़ इन आई ये समझे जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इनके बहुत सारे यूजेस हैं, जिनको मैं थोड़ा सा अभी करूँगा जब हम डिटेल में जाएंगे। इनमें से डॉक्सीसाइक्लिन जो विब्रामाइसिन के नाम से भी आती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसका हाफ लाइफ भी ज़्यादा है। माइनोसाइक्लिन की भी हाफ लाइफ ज़रा ज़्यादा है, दिन में एक ही दफ़ा ये यूज़ करनी होती। टेट्रासाइक्लिन की हाफ लाइफ ज़रा कम है, ये 6 आवर्ली देना होती। तो ये टेगीसाइक्लिन रेजिस्टेंट केसेस में ये नई एक इनमें इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ओके, अगर हम जो नई इजाफा हुआ है टेट्रासाइक्लिन में, इनमें टेगीसाइक्लिन है। ठीक है,
तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स उन्होंने अलहदा एक चैप्टर में डिस्कस किए हैं, इससे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। तो ये क्लासिफिकेशन एज सच मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यू शुड नो इट, ठीक है। और इन सारी ड्रग्स को आपने पढ़ना है, इनमें से शायद कोई भी ऐसी नहीं है जो कि आप छोड़ सकें, ठीक है। तो वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम आपको प्रोटीन सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, वो जो आपने फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में उसका जिक्र काफ़ी पढ़ा होगा, उसको हम यहाँ पे रिपीट करेंगे आपके लिए। इस डायग्राम को आपकी बुक से ही ली गई है, आपने ध्यान से देखना है और इसको समझना है और इसको इम्प्रिंट कर लेना है अपने माइंड में, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है यहाँ से, जब ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर अमीनो एसिड्स अटैच्ड होते हैं मुख्तलिफ, और वो ट्रांसफ़र आरएनएज आके मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक गिवन कोड के मुताबिक आके अपनी पोजीशन डिफाइन करते हैं और वहाँ पे बाइंड करता है, ठीक है। इनके इस खास सीक्वेंस में यहाँ पे बाइंड करने की वजह से ये ऊपर के जो अमीनो एसिड जो इनके साथ अटैच्ड होते हैं, वो ऑलरेडी जो एक चेन फॉर्मेशन हो रही होती, पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती, जिसमें कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स आ रहे होते हैं। इन अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस बेसिकली यहाँ पे डिसाइड हो रहा होता है कि ये मैसेंजर आरएनए जो कि मैसेज कैरी करता है या कोड कैरी करता है, उस कोड के मुताबिक यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए एक ख़ास सीक्वेंस में आके अटैच होते हैं, और इस सीक्वेंस की वजह से इन अमीनो एसिड्स का भी एक ख़ास सीक्वेंस डेवलप होता है, ठीक है। तो ये छठा अमीनो एसिड भी जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, और ये मैसेंजर आरएनए डिसाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कोड कि कौन सा यहाँ पे अमीनो एसिड आना है, और वही ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। इसके बाद जब ये यहाँ पे बाइंड कर जाता है, तो ये वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए है, ये यहाँ से डिस्प्लेस होके हट जाता है और अपना काम करके बाहर चला जाता है। इस प्रोसेस को, इस ट्रांसफ़र आरएनए के आने और यहाँ अपने गिवन कोड के मुताबिक यहाँ पे बाइंड करने को इनिशियल बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। और इस कोड के कब बाइंड करना है, कौन से वाले ने बाइंड करना है, ये कोडिंग है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि कोडिंग को भी इफेक्ट करती हैं, और ऊपर ये इन अमीनो एसिड का एक दूसरे के साथ मिलना, ये ट्रांसपेप्टाइडेशन कहलाता है। और उसके बाद इस अमीनो एसिड चेन का या पॉलीपेप्टाइड चेन का राइबोसोम्स में से बाहर निकल जाना, ये एक्सट्रूजन कहलाता है। तो मुख्तलिफ जो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, वो इस प्रोटीन सिंथेसिस के डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। एक बात पहले आप ये समझ लें, आपको बायोकेमिस्ट्री से याद होगी कि ये 70S राइबोसोम है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। ह्यूमन बीइंग्स में 80S राइबोसोम पाया जाता है, जो इससे ज़रा बड़ा होता है और उसके सब यूनिट्स फ़र्क होते हैं। जो बैक्टीरिया में पाया जाता है राइबोसोम, वो 70S होता है, और उसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक को 50S सब यूनिट राइबोसोमल सब यूनिट कहते हैं, और एक को 30S सब यूनिट कहते हैं, और इस सारे को 70S, इस राइबोसोम का नाम 70S है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो चूंकि ह्यूमन बीइंग्स में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S होता है, 80, तो इसलिए ये वाली ड्रग्स जो हैं वो उस तरह से जाके ह्यूमन प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट एडवर्सली नहीं करती जिस तरह के वो बैक्टीरिया के अंदर करती हैं, ठीक है। तो इनमें क्लोरमफेनिकॉल, जिसका मैंने पहले नाम लिया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मैक्रोलाइड्स हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, और क्लिंडामाइसिन है, ठीक है। ये तीनों ड्रग्स जो हैं ये ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करती हैं। ये एक अमीनो एसिड के प्रीवियस अमीनो एसिड से जो बाइंड करने का प्रोसेस है, जिसको हम ट्रांसपेप्टाइडेशन कहते हैं, ये तीन ड्रग्स क्लोरमफेनिकॉल, मैक्रोलाइड और क्लिंडामाइसिन और लेंजोलेट भी, ये ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। क्लोरमफेनिकॉल ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मैक्रोलाइड और क्लिंडामाइसिन, और मैक्रोलाइड मीडियम स्पेक्ट्रम है या मॉडरेट स्पेक्ट्रम है, और क्लिंडामाइसिन और लेंजोलेट जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम है। तो तीनों ग्रुप्स की मोस्टली अद्वियात इस ट्रांसपेप्टाइडेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करती हैं। जो
टेट्रासाइक्लिन्स हैं, जो क्लोरामफेनिकॉल के साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपने पहला ग्रुप पढ़ा था, टेट्रासाइक्लिन इस इनिशियल बाइंडिंग को जो ट्रांसफर आरएनए की आके मैसेंजर आरएनए के ऊपर बाइंडिंग होनी है, इसी को इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, ये सारे इस चैप्टर का प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स का जिस्ट है, जो कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। इसको मैंने लेबल और ड्रग्स के नाम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, बुक में इस तरह से ऊपर नाम नहीं दिए हुए, नीचे फुटनोट्स में लिखे हुए हैं। इस डायग्राम को अच्छी तरह से देख लें और याद कर लें कि क्लोरामफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन एंड लेंजोलेड, they inhibit the transpeptidation, and the tetracyclines they inhibit the initial binding, ये होने ही नहीं देती इनिशियल बाइंडिंग को। इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स हैं, नैरो स्पेक्ट्रम में आप पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, ये बनी बनाई इस प्रोटीन को, पॉलीपेप्टाइड चेन को राइबोसोम से बाहर नहीं निकलने देती, एक्सट्रूजन को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, तो ये जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, जो कि अगले चैप्टर में डिस्कस होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, इनकी मैंने बताया था कि काइनेटिक्स ज़रा सी फ़र्क है, वंस डेली इनकी डोजेज होती है और ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करते हैं। तो ये इनको अलग चैप्टर में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन वगैरह। तो ये 2-3 मुख्तलिफ प्रोसेसेस से ये इनिशियल इस कोडिंग को भी इनहिबिट करते हैं, इनिशियल बाइंडिंग को भी, कोडिंग को भी इनहिबिट करते हैं, और उसके अलावा इस ट्रांसलोकेशन जो इनके ट्रांसफर आरएनए का मैसेंजर आरएनए के ऊपर आगे ट्रेवल करना और बाहर निकल जाना, इस प्रोसेस को भी इनहिबिट करते हैं। जब ये ट्रांसलोकेशन इनहिबिट हो जाती है तो पीछे से नए मैसेंजर जो ट्रांसफर आरएनए एंटर नहीं हो पाते राइबोसोम में और कोडिंग नहीं कर पाते, कोडिंग के मुताबिक बाइंडिंग नहीं कर पाते। ठीक है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इन तीनों स्टेप्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं, इनिशियल बाइंडिंग को भी, कोडिंग को भी और ट्रांसलोकेशन को भी। टेट्रासाइक्लिन सिर्फ इनिशियल बाइंडिंग को इनहिबिट करती हैं और उसी से प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। और क्लोरामफेनिकॉल और मैक्रोलाइड्स और लेंजोलेड और क्लिंडामाइसिन ये ट्रांसपेप्टाइडेशन को, तो जो ट्रांसपेप्टाइडेशन और एक्सट्रूजन को जो ड्रग्स इनहिबिट करती हैं वो बेसिकली 50S राइबोसोम के ऊपर काम कर रही होती। इस 70S राइबोसोम का सब यूनिट है 50S और ये दूसरा सब यूनिट है 30S। जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो 30S सब यूनिट के ऊपर काम करती हैं, और जो क्लोरामफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन और लेंजोलेड हैं वो 50S सब यूनिट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस को जो ड्रग्स इनहिबिट करती हैं उनके नाम बताएं और उनको बताएं कि 50S राइबोसोम पे कौन सी एक्ट करती हैं, तो आपको इमीडिएटली क्लोरामफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स और क्लिंडामाइसिन और लेंजोलेड का नाम। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सट्रूजन को कौन सी इनहिबिट करती हैं, तो यू शुड नो कि स्ट्रेप्टोग्रामिन्स करती। इनिशियल बाइंडिंग को कौन इनहिबिट करती? टेट्रासाइक्लिन्स। और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कैसे एक्ट करती? ये इनिशियल बाइंडिंग को भी इनहिबिट करती हैं, ये कोडिंग के प्रोसेस को भी डिस्टर्ब करती हैं और ट्रांसलोकेशन को भी इनहिबिट करती हैं। सो दिस इज इट। अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को आप किसी भी लेवल पे बैक्टीरिया में इनहिबिट कर दें तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी रेप्लिकेशन रुक जाएगी, और अगर आप ज़्यादा डोज में थोड़ा सा देंगे तो जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनकी भी डेथ शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इनमें से मोस्टली ड्रग्स बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, लेकिन जब आप उन्हें हायर डोजेस में देते हैं तो वो बैक्टीरिसाइडल हो जाते हैं। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लोरामफेनिकॉल जो सबसे पहली ड्रग थी, जो मैंने बताया कि पुरानी बहुत ड्रग है, अब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन स्टिल चूँकि जैसे हम सेल वॉल सिंथेसिस के इनहिबिटर्स पढ़ते हैं तो उसमें हम पेनिसिलिन सबसे बड़ी पुरानी ड्रग है और अभी भी बहुत इफेक्टिव है, और हम शुरू वहाँ से करते हैं। इसी तरह से जब हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के ऊपर गुफ्तगू शुरू करते हैं तो हम क्लोरामफेनिकॉल से शुरू करते हैं। ये अपने केमिकली इसका कोई रिलेटेड और कोई ड्रग बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरिसाइडल नहीं है, ये अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में अकेली है जो कि डॉक्टर बनी है, या आप समझ लें कि बैक्टीरिसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी करती है। ठीक है, इसके और दाएं बाएं जो केमिकली रिलेटेड ग्रुप्स हैं, दे हैव गॉट नो एफिकेसी अगेंस्ट बैक्टीरिया। ओरली भी दी जाती, पैरेंटरली भी यूज़ हो जाती, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस करती, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करती, सारी बॉडी में इसका मतलब ये फैल जाती। इसका मेटाबॉलिज्म
लिवर में होता है और यूरिन में इसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स की एक्सक्रीशन हो जाती है। सिंपल काइनेटिक्स है इसकी, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। और फर्दर ये कि प्लेसेंटल ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस कर लेती तो हर जगह पहुंच जाती। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको पहले बता चुका हूं कि ये ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करती है इन बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। और ट्रांसपेप्टाइडेशन कहाँ हो रही होती? 50S सब यूनिट जो है राइबोसोम का ऊपर वाला, उसको उसके अंदर ये ट्रांसपेप्टाइडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उसको ये इनहिबिट करते हैं। They also have similar effect in mammalian mitochondrial ribosome. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ह्यूमन बींग्स में भी जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप के नहीं होते, बल्कि वो 70S टाइप के होते हैं, जिस तरह के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। लिहाजा उन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स में ह्यूमन बींग्स में, मेमेलियन सेल्स में ये जाके प्रोटीन के सिंथेसिस के इनहिबिट को वहाँ डिस्टर्ब करते हैं और जिससे बोन मैरो टॉक्सिसिटी होती है। और यही इनका सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। स्पेक्ट्रम इनका ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक वो जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नेसरिया मेनिंजाइटिस और बैक्टीरियोइडिस के अगेंस्ट ये बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी उनको ये मार ही डालती है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, इनका स्पेक्ट्रम के ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, लेकिन चंद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नेसरिया मेनिंजाइटिस एंड बैक्टीरियोइडिस, इनके अगेंस्ट ये बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी भी रखती, बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी रखती। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट क्लाइमेडियल स्पीशीज। ये क्लाइमेडिया एक स्पीशीज होती है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, उनके ऊपर हम बाद में आते हैं, उनके अगेंस्ट इसका कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा तकरीबन सारे ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट ये एक्ट करती है। क्लिनिकल यूजेस इसके सीवियर साल्मोनेला इन्फेक्शन। साल्मोनेला इन्फेक्शन आपको पता है, बैक्टीरियोलॉजी से आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी, टाइफॉइड में की सीवियर इन्फेक्शंस में इसका बहुत रोल था एंड दिस वाज द ड्रग ऑफ चॉइस कपल ऑफ डेकेड्स बैक, ठीक है। अब बहुत सारी और मेडिसिन, अब क्विनोलिन्स यूज होती हैं। इसके अलावा नीमोकोकल और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस जो होता है, मेनिंजाइटिस एक सीरियस एलिमेंट जिसमें के मेनिंजीज हमारी जो ब्रेन की हैं या स्पाइनल कॉर्ड की हैं, उनकी इन्फेक्शन हो जाती है जो कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर्स है। उसके अलावा रिकेट्सियल डिजीजेस और बैक्टीरियोइडिस इन्फेक्शंस में इनका रोल है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड एज टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट। आँखों की इन्फेक्शंस में अभी भी जो आई ड्रॉप्स है, मैंने बताया वो क्लोरामफेनिकॉल आई ड्रॉप्स अभी भी सबसे पॉपुलर एंटीबायोटिक है, ठीक है। जब ज़्यादातर यूज़ मैंने इनका यही होता है देखा है। कुछ केसेस में जहाँ पे टाइफॉइड वगैरह के केसेस हैं जो कि क्विनोलोन्स को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, उनमें हम फिर रिस्क लेते हैं और पेशेंट को क्लोरामफेनिकॉल दे देते हैं। अदरवाइज इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये एक बहुत हमारी क्लासिकल ड्रग है, इसके बारे में आपको यू शुड नो, स्पेशली द एग्जामिनर्स, ओल्डर एग्जामिनर्स जो कि मेरे से भी उम्र में ज़रा बड़े होते हैं, दे लव टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट क्लोरामफेनिकॉल, ठीक है, क्योंकि उनके दौर में ये बहुत मोतबर मेडिसिन थी। फिर एक दफ़ा उसके काइनेटिक्स आप देख लें कि क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, और प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस करती है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओरली भी दी जाती है, इंट्रावास्कुलर भी दी जाती है। इसका मेटाबोलाइट्स, लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबोलाइट्स अपीयर इन द यूरिन, ठीक है। एक इसका जो खास इंटरेक्शन ये है कि ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करती है क्लोरामफेनिकॉल। तो वो तमाम ड्रग्स जिनका के मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P450 के थ्रू होता है, अगर वो उनमें से कोई मेडिसिन पेशेंट ले रहा हो, फेनिटोइन, टोल्ब्यूटामाइड, वारफेरिन, क्लोरप्रोपेमाइड, तो उनमें से उनका सीरम लेवल बढ़ जाएगा। चूँकि जब उनकी एंजाइम इनहिबिशन हो जाएगी तो उनका ब्रेकडाउन उतनी स्पीड से नहीं होगा जिस तरह से नॉर्मली होना है। तो क्लोरामफेनिकॉल चूँकि एंजाइम इनहिबिशन कर देती है, तो इन ड्रग्स का सीरम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ने का इम्कान है। अब ये देखें, ये वारफेरिन एंटीकोएगुलेंट है। अगर आप एक बंदे को वो स्टेबल है वारफेरिन की एक फिक्स डोज के ऊपर,
आप उसको एंटीकोएगुलेंट वो रेगुलरली ले रहा है, तो आप साथ उसको बगैर उसकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिए उसको क्लोरामफेनिकॉल दे देते हैं, तो उसकी बॉडी के अंदर सर्कुलेटिंग जो वारफेरिन की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी और उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी आ जाएगी। टोल्ब्यूटामाइड है इसी तरह से, ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को सिक्रीटेगॉग है, बेसिकली इंसुलिन की सिक्रीशन को एनहेंस करता है, तो इसकी अगर सीरम में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसी तरह से बाकी ड्रग्स भी हैं, फेनिटोइन जो है ये एंटी एपिलेप्टिक है और क्लोप्रोपेमाइड एंटी एमेटिक के तौर पे भी यूज़ होती है और डोपामिनर्जिक ब्लॉकर है। तो आपको मतलब यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कोई 2, 3, 4 ड्रग्स इकट्ठी देने का नुकसान क्या हो सकता है इफ़ यू डोंट नो द drug interaction, then if you don't know what those drugs are doing with the metabolic process in the body. So chloramphenicol and all those drugs which inhibit the cytochrome P450, they are likely to increase the serum concentration of those drugs which are metabolized through cytochrome P450. ठीक है, तो ये बात आपको जनरल प्रिंसिपल के तौर पे याद रहनी चाहिए। एडवर्स इफेक्ट्स क्लोरामफेनिकॉल, क्यों ये हमारी किताबों में इसकी जगह कम हो गई या हमारी प्रैक्टिस में इसका जिक्र ना रहा, इसलिए कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में ये इरिटेशन कॉज करती है और समटाइम्स ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लोरा की जब ये किलिंग कर देती है, उनकी ग्रोथ को अरेस्ट कर देती है, तो सुपर इन्फेक्शंस हो सकती हैं, स्पेशली कैंडिडियासिस, मतलब कैंडिडा अल्बिकेंस, ये जो फंगल इन्फेक्शंस होती, जब नॉर्मल फ्लोरा चाहे वो मुंह के अंदर हो चाहे वो जीआईटी में नीचे कहीं हो, अगर उनकी डेथ हो जाए या उनकी ग्रोथ को अरेस्ट कर दिया जाए किसी एंटीबायोटिक की वजह से, तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस के होने के इम्कान ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा ये जीआईटी की इरिटेशन भी करती। बोन मैरो के ऊपर इसका एक रिवर्सेबल डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होता है कि आरबीसीज की मैच्योरेशन जो है वो उसको रोक देती है, जिसकी वजह से बच्चों में ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा ये इरिवर्सिबल फैटल किस्म की इडियोसिंक्रेटिक, जिसकी वजह हमें नहीं मालूम कि ये क्यों करती है, शायद माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स के ऊपर एक्ट करती है, ये एप्लास्टिक एनीमिया कर देती। 1 in 25,000 पेशेंट्स, रेशो अगरचे बहुत कम है लेकिन स्टिल देयर इज अ रिस्क। कौन जानता है कि जिस पेशेंट को आप ये दे रहे हैं ये वो एक हो उन 25,000 में जिसके अंदर एडवर्स रिएक्शन आना है, तो यू शुड बी वॉचफुल। ठीक है, ये प्लास्टिक एनीमिया ये कॉज कर सकती है जो कि रिवर्सेबल होता। ग्रे बेबी सिंड्रोम, चूंकि आरबीसीज की मैच्योरेशन को ये ऊपर मैंने बताया कि इनहिबिट करती है, तो डिक्रीज्ड आरबीसीज की वजह से बच्चे सायानोज्ड होने लगते हैं और ब्लूइश उनका नेल्स का और स्किन का कलर हो जाता है, सीवीएस उनका कोलैप्स हो जाता है पुअर ऑक्सीजनेशन की वजह से। और उसकी वजह ये होती कि बच्चों में मेटाबॉलिक एंजाइम माइल ट्रांसफरेज कोई होता है जो कि इसकी ब्रेक डाउन कर रहा है, क्लोरामफेनिकॉल का जो उसने मेटाबॉलिज्म करना है वो बच्चों में अभी डेवलप नहीं हुआ होता। और अगर इसका हम किसी बच्चे को क्लोरामफेनिकॉल दे देते हैं और उसके अंदर अभी वो एंजाइम ही डेवलप नहीं हुआ जिसने क्लोरामफेनिकॉल की ब्रेक डाउन करनी है, तो उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग हो जाएगी और उसके एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा आएंगे और उसमें आरबीसीज की मैच्योरेशन भी इनहिबिट हो रही है, जिसकी वजह से बेबी वुड ग्रो ग्रेश, उसका बॉडी का कलर रेडनेस की बजाय ग्रे और ब्लू की तरफ चला जाएगा और उसको हम ग्रे बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो दिस अ वेरी सीरियस क्लिनिकल कंडीशन। उसके अलावा ड्रग इंट्रैक्शंस मैंने बताया कि साइटोक्रोम P450 की इनहिबिशन की वजह से फेनिटोइन, टोल्ब्यूटामाइड, वारफेरिन, क्लोरप्रोपेमाइड, इन ड्रग्स के सीरम लेवल्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो बेटे ये जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है इसको सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद ना किया करें, ये सोचा करें कि आपने किसी पेशेंट को क्लोरामफेनिकॉल देनी है। अब मजबूरी ये है कि आपके पास अवेलेबल ही वही है या उस पर्टिकुलर कंडीशन में सबसे ज़्यादा इंडिकेटेड भी यही ड्रग है, लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं। सो हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन योर शोल्डर्स कि आपने उसको मेडिसिन देनी भी है और उसको उसके एडवर्स इफेक्ट से बचाना भी है। तो आपको गेज करना पड़ेगी उसकी डोजेज, पेशेंट की एज देखना पड़ेगी एंड मेनी अदर फैक्टर्स। सो दिस मेक्स यू अ गुड डॉक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल वन जो कि पेशेंट को ट्रीट करता है, ना कि उसकी मसाइब में इजाफा करता। ठीक है,
अब आ गई टेट्रासाइक्लिन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स में, वेरी पॉपुलर ग्रुप ऑफ ड्रग, अभी भी बहुत यूज़ हो रहा है। मैंने आपको बताया कि कोविड में अभी डॉक्सीसाइक्लिन का एक रोल कि वो बॉडी के अंदर बहुत सारे जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं और ल्यूकोसाइट्स की माइग्रेशन है और इंटरल्यूकिन्स हैं, उनको भी इफ़ेक्ट करती, जिसकी वजह से जो इस वायरस कोविड-19 की वजह से जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। आज मैं आपको कोविड-19 की भी ट्रीटमेंट का पूरा चार्ट एक दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि क्या हो रहा है और कैसे आपने पेशेंट को डील करना है। अगर कोई डॉक्टर, क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि डॉक्टर्स मरीजों से बचते फिर रहे हैं, डॉक्टर्स अपने क्लिनिक नहीं खोल रहे हैं, स्पेशलिस्ट अपनी कंसल्टेंसीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दे आर स्केयर्ड ऑफ बीइंग एक्सपोज टू दैट कोविड-19। तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो पेशेंट डॉक्टर्स की रेशियो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है और लोग परेशान हैं और लोग खुद भी डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे इस वजह से कि वो ये समझते हैं कि हम घर में तो चलो फिर पता नहीं अभी कोविड है या नहीं है, थोड़ा बहुत फीवर हो रहा है, लेकिन ये कि अगर हम क्लिनिक पे जाएंगे तो हम शायद वहाँ से किसी से कोविड कैच कर लाएंगे या हमें इन्फेक्शन किसी से ले आएंगे वगैरह वगैरह। और अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो वो पता नहीं एडमिट कर लेंगे और फिर हमारी खुदा न खास्ता मौत वाक़ई होगी तो हमारी डेड बॉडी भी हमारे घर वालों को नहीं मिलेंगी। इस किस्म के बहुत सारे फियर्स हैं और गवर्नमेंट खुद भी समझती है कि हमारे हॉस्पिटल्स इतना लोड नहीं ले सकते, तो गवर्नमेंट इज़ एडवाइजिंग द पेशेंट्स टू स्टे बैक एट होम एंड क्वारंटाइन देमसेल्व्स। तो उन होम क्वारंटाइंड पेशेंट्स के लिए द ओनली पॉसिबिलिटी इज़ दैट दे टॉक टू देयर डॉक्टर ऑन द फोन एंड गेट द प्रिस्क्रिप्शन एट्सेट्रा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग आपसे भी पूछेंगे और आप अगर खुद किसी कंसल्टेंट से राब्ते में नहीं है तो यू कैन एटलीस्ट एडवाइज फ्यू थिंग्स इनिशियली पेशेंट को, तो क्या दे सकते हैं आप। तो मैं अभी टेट्रासाइक्लिन्स के बाद आपको थोड़ी सी डिस्कशन उस पर भी आज करूँगा, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स, क्लोरोफेनिकॉल भी बैक्टीरियोस्टैटिक थी एक्सेप्ट फॉर फ्यू ऑर्गेनिजम्स, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं टेट्रासाइक्लिन्स जनरली। वेरिएबल ओरल एब्जॉर्प्शन, किसी की कम होती, किसी की ज़्यादा होती, किसी की जल्दी हो जाती, किसी की देर से। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन सारी बॉडी में, क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच सकते हैं। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीटेड इन यूरिन एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो लिवर में मेटाबोलाइज होती है और देन विद बाइल्स बाइल जूसेस इट इज थ्रोन इनटू द इंटेस्टाइन और वहाँ से ये रीएब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि फीसिस में पास आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये डॉक्सीसाइक्लिन जो इनमें से मेन ड्रग है जो ज़्यादा यूज़ हो रही कोविड में भी, उसकी आपको एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होते, ठीक है। और टेगीसाइक्लिन इनमें से एक नया ग्रुप है जो कि इंट्रावीनसली यूज़ होता, ठीक है, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये स्लाइड जो नीचे डायग्राम आपको दिखाई गई है ये बेसिकली प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। अगर आप इसको खाने के साथ लेते हैं या एम्प्टी स्टमक लेते हैं या मिल्क के साथ लेते हैं या किसी एंटासिड के साथ लेते हैं तो क्या होगा। तो ये आपके पास है कि यहाँ पे आपने 0 आवर्स पे ली है और 5 आवर्स के ऊपर या 3 to 4 आवर्स के बाद इसका ब्लड लेवल इतना राइज कर जाता है अगर आप इसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं। और अगर आप फूड के साथ लेते हैं या मिल्क के साथ लेते हैं या किसी एंटासिड भी आपने उसी वक्त लिया है साथ ही, आमतौर पे लोगों को आदत होती है कि मेडिसिन सारी जो मॉर्निंग में खानी सारी इकट्ठी खा ली, साथ नाश्ता भी कर लिया, तो उस सूरत में इनकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए यहाँ पे वेरिएबल ओरल एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है कि अगर आप इन्हें एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो तब इनकी एब्जॉर्प्शन। तो उसका तरीका ये कि पेशेंट नाश्ते के तकरीबन 2-3 घंटे के बाद, इसको दिन में एक ही दफ़ा लेनी होती डॉक्सीसाइक्लिन जैसे, तो वो नाश्ते के 2-3 घंटे बाद लें या नाश्ते से थोड़ा पहले ले लें, आधा घंटा पहले ले लें, ठीक है। तो ये फूड इनकी एब्जॉर्प्शन को एडवर्सली इफेक्ट करती है, ये फैक्टर आपको याद होना चाहिए। Doxycycline and minocycline achieve the थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करती हैं, प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस करती हैं, तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी इनकी एक थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन की पहुंच जाती है। ये ओरली भी दी जाती हैं, ये इंट्रा मस्कुलर और इंट्रावास्कुलर भी दी जाती हैं, ठीक है। पैरेंटल भी यूज़ है इनका और ओरल भी यूज़ है।
डॉक्सीसाइक्लिन ग्लूक्रोनाइड इज एक्सक्रीटेड वाया बाइल. मैंने आपको पहले बताया कि ये बाइल के साथ, बाइल जूसेस के साथ इट इज थ्रोन इनटू द इंटेस्टाइन और वहां से ये एक्सक्रीट हो जाती है. मोस्ट टेट्रासाइक्लिन्स आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बाइल, मेटाबोलाइज्ड इनटू टू द ग्लूक्रोनाइड्स एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन. ठीक है, सिर्फ एक एक्सेप्शन इसकी डॉक्सीसाइक्लिन है कि वो रीअब्सॉर्ब नहीं होती इंटेस्टाइन से, लिहाजा वो फीसिस में ही एक्सक्रीट हो जाती, जबकि बाकी सारी टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से रीअब्सॉर्ब होकर फिर एक दफ़ा लिवर में से रिसाइकल होती हैं और दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन. अब ये है इनका स्पेक्ट्रम. इसको आप देखना शुरू करें तो इसमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्टेफेलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में बेसिलस एंथ्रेसिस, ग्राम नेगेटिव रॉड्स में ये सारे आ गए, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में क्लोस्ट्रीडिया आ गया, स्पाइरोकीट्स में ये सारे आ गए, ट्रेपोनीमा पैलिडम भी आ गया, माइकोप्लाज्मा में माइकोप्लाज्मा नोमिनिया आ गया, क्लेमाइडिया में भी ये काम करती हैं और रिकेट्सिया में भी काम करती हैं. तो ये तकरीबन सारे ही ग्रुप्स को ये इफ़ेक्ट करती हैं. सारे जो फैमिलीज़ हैं बैक्टीरिया की और क्लैमिडिया की और माइकोप्लाज्मा की और एनारोब्स की, उनको ये इफ़ेक्ट करती हैं. तो ये दैट इज़ वाई दे आर सो यूजफुल ग्रुप ऑफ ड्रग्स ओवर द टाइम. लाइम डिजीज़ एक है जिसमें स्पाइरोकीट्स की एक इन्फेक्शन होती है, उसमें भी डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं. इसी तरह से माइकोप्लाज्मा नोमिनी एक चीज़ है, इसमें भी डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं. कॉलरा हैजा जिसको हम कहते हैं, इसमें भी डॉक्सीसाइक्लिन, विब्रियो कॉलरा इसका ऑर्गेनिज्म होता है. तो ये बेटे जो आपको ये इनके पढ़ाए जाते हैं स्पेक्ट्रम, आपको बेसिकली आप चूँकि बैक्टीरियोलॉजी भी पढ़ते हैं तो आपको इन सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम याद होना चाहिए, उनके ग्राम स्टेनिंग के साथ के ग्राम पॉजिटिव कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव कौन से हैं, एनारोब्स कौन से हैं, स्पाइरोकीट्स में से एक दो के नाम, माइकोप्लाज्मा में से, क्लैमिडिया में से. आपको ये स्पेक्ट्रम आता होगा तो तभी आप पेपर में लिख पाएंगे. उसमें बाज़ का आपको स्पेक्ट्रा दे के तो पूछा जाता है कि इनमें से किस किस के अगेंस्ट ये मेडिसिन हमारी इफेक्टिव है. ठीक है, तो कॉलरा में अब कॉलरा इतना बहुत प्रिवेलिंग डिजीज़ नहीं रहा, बट स्टिल अभी भी हमारे बरसात के मौसम में काफ़ी सारे पेशेंट्स विब्रियो कॉलरा के साथ आते हैं. हैज़ा जिसे हम कहते हैं, जिसमें वॉमिटिंग और डायरिया हुआ था, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन इज स्टिल अ वेरी इफेक्टिव ड्रग. इसी तरह से ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होती हैं, क्लैमिडिया इन्फेक्शंस इन्हें कहते हैं, इनमें डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में से है और डॉक्सीसाइक्लिन, और यही दोनों ड्रग्स हैं जो कि कोविड में भी काम आती हैं, डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन. मैं बाद में इसके ऊपर आता हूँ. उसके अलावा ये रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है, ये रिकेट्सिया से होता है और इसमें भी टेट्रासाइक्लिन्स काम आते हैं. ठीक है, और आपको ये सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम अगर याद हो जाए तो समझेंगे आपको सारी बैक्टीरियोलॉजी आ गई. टेगीसाइक्लिन जो रेजिस्टेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ये मेथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, MRSA कहते हैं, उसके अगेंस्ट भी टेगीसाइक्लिन इफेक्टिव है. ये वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोबैक्टर है, VRE इन्हें कहते हैं. वेंकोमाइसिन आपने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में पढ़े, तो उनमें वेंकोमाइसिन एक ड्रग थी और फिर वो ऑर्गेनिज्म जो कि VRE कहलाते हैं, वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट होते हैं, एंटेरोबैक्टर फैमिली के ये ऑर्गेनिजम्स हैं. ये टेगीसाइक्लिन उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है. तो इसका स्पेक्ट्रम आपको ख़ास तौर पे टेगीसाइक्लिन का पता होना चाहिए कि ये एक नई ड्रग है और ये किन किन के अगेंस्ट. उसका बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव्स, ये देखें कितना अहम ग्रुप है. जो बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग है उनके अगेंस्ट सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स काम नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पे भी टेगीसाइक्लिन काम करती है. उसके अलावा एनारोब्स के अगेंस्ट काम करती, क्लेमिडिया के अगेंस्ट काम करती और माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है. ठीक है, तो ये टेगीसाइक्लिन इज ड्रग यूज्ड इन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, IV दी जाती है और MRSA, VRE, बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग और एनारोब्स और क्लेमिडिया और माइकोबैक्टीरिया. उसके अलावा बाकी टेट्रासाइक्लिन्स में आप लाइम्स डिजीज, माइकोप्लाज्मा, कॉलरा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर. ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिन ये ज़रा मुश्किल पार्ट है जो आप बार बार कहते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही उसमें
कीमोथेरेपी की, तो इसमें समझने वाली बात इतनी नहीं है जितनी याद करने वाली है। आपको रोट लर्निंग करनी पड़ेगी और आपके टिप्स पे जैसे अपने दोस्तों के नाम होते हैं और सहेलियों के नाम होते हैं, इस तरह आपकी टिप्स के ऊपर ये सारी बैक्टीरिया के नाम होने चाहिए, ताकि आपको पता और ये भी पता होना चाहिए कि किस बैक्टीरिया से, ये मैंने डायग्राम इसलिए आपके चैप्टर का लेक्चर का पार्ट बनाई है कि आपको पता हो कि ये स्पाइरोकीट से लाइम डिजीज़ होती है, और ये माइकोप्लाज्मा नमूनी से नमूनिया होता है, और क्लेमाइडियल इन्फेक्शन जो है ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, और विब्रियो कॉलरा जो है वो कॉलरा कॉज करता। तो ये आपको न सिर्फ ये कि आपको ऑर्गेनिजम्स के नाम आने चाहिए, बल्कि उनसे जो जो डिजीजेज आती हैं, जब आप किसी ड्रग के यूजेस लिखते हैं तो आप डिजीजेस के नाम लिखते हैं, जब आपसे स्पेक्ट्रम पूछा जाता है तो उस वक्त आप बैक्टीरिया के नाम लिखते हैं। ये फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आपसे यूजेस पूछे जाते हैं तो मेनी ए टाइम स्टूडेंट्स सिर्फ वहाँ पे बैक्टीरिया के नाम लिख के आ जाते हैं। अगर आते हैं आपको बैक्टीरिया के नाम बहुत अच्छा है, लेकिन जब यूजेस पूछे जाते हैं तो आपने बेसिकली क्लिनिकल इंडिकेशंस के नाम या उन बीमारियों के नाम लिखने होते हैं। और जब आपसे स्पेक्ट्रम पूछा जाता है तो उस वक्त आपने डिजीज़ के नाम नहीं बल्कि बैक्टीरिया के नाम लिखने होते हैं, और इसीलिए स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती कि ये पता नहीं कितना मुश्किल, जबकि ऐसा मुश्किल नहीं है। आप एक दफ़ा ये 15-20 बैक्टीरिया हैं उनके नाम याद कर लें और उनसे जो जो बीमारियां वो कॉज करते हैं उनके नाम याद कर लें, और ये बात आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए जिस तरह से आपको अल्फ़ाबेट्स याद होते हैं, या जिस तरह से आपको क्रेनियल नर्व्स के नाम याद होते हैं, या जिस तरह से आपको टेलर स्विफ्ट के गाने याद होते हैं, व्हाटएवर। मतलब ये आप डॉक्टर बनने को जा रहे हैं, आपको यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स एंड यू शुड गिव टाइम टू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, फिर एक दफा ये देखें, uses of tetracyclines, primary uses in infections caused by mycoplasma। यहाँ पे उन्होंने बीमारियों के नाम नहीं दिए हुए, उन्होंने ज़रा और ट्रिकफुल तरीके से दे दिया। आपको भी अगर बीमारियों के नाम याद ना हो, यानी यहाँ माइकोप्लाज्मा नमूनी से नमूनिया होता है, क्लेमाइडिया से सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, रिकेट्सिया से क्या होता है, विब्रियो से कॉलरा होता है, स्पाइरोकीट्स। मतलब ये कि अगर आप बीमारियों के नाम ना याद कर सकें तो आप कम से कम ये लिख दें यूजेस में इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय, ठीक है, ताकि पता चले कि आपको यूजेस और स्पेक्ट्रम का फर्क पता। तो यू कैन राइट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा नमूनी, क्लैमाइडिया, रिकेट्सिया, विब्रियो एंड स्पाइरोकीट्स, ये जो पिछली डायग्राम हमने डिस्कस की। सेकेंडरी यूजेस ट्रेपोनीमा पैलिडम से सिफिलिस, ये देखें यूजेस में अब उन्होंने बीमारियों के नाम यहाँ दे दिए। सिफिलिस एक बीमारी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ट्रेपोनीमा पैलिडम से होती है, और इसकी भी ट्रीटमेंट टेट्रासाइक्लिन से होती। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एक्नी है, लेप्टोस्पाइरोसिस है, ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज काज करते हैं। और अगर स्किन ब्रोकन हो तो वहाँ से ये इन्फेक्शन होती है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, पैथोलॉजी में अगर डिस्कस होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों में होते हैं। तो सिफिलिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एक्नी एंड लेप्टोस्पाइरोसिस सेकेंडरी यूजेस है। और सिलेक्टिव यूजेस कहाँ पे, मलेरिया प्रिवेंशन में भी डॉक्सीसाइक्लिन का रोल है, एमीबियासिस में भी डॉक्सीसाइक्लिन का रोल है, लाइम्स डिजीज में भी डॉक्सीसाइक्लिन का रोल है। इसी तरह से मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट में माइनोसाइक्लिन दी जाती है मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स में। इसी तरह से एडीएच क्रिएटिंग ट्यूमर्स में और रीनल इन्फेक्शन में डिमेक्लोसाइक्लिन इसका एक रोल है, ठीक है। और इसी तरह से ये पहले आपको बताया कि मेथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफोरियस, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस, एंटेरोबैक्टर, एनारोब्स, क्लैमिडिया, और इनके अगेंस्ट कौन सी है, इंट्रावीनस टेगिसाइक्लिन, ठीक है। तो ये आपको मतलब ये सिलेक्टिव यूजेस जो हैं डॉक्सीसाइक्लिन के ये भी पता होने चाहिए, और प्राइमरी यूजेस जो हैं उनके भी नाम आपको आने चाहिए। मतलब दिस इज आई टेल यू वेरी वाइड स्पेक्ट्रम है जहाँ पे कि ये टेट्रासाइक्लिन्स यूज़ होती हैं। तो आपको इसको अच्छी तरह से समझना। एक्नी जैसे कितनी एक मतलब ख़वातीन में एक मसला होता है पूरा एक्नी का, तो वो डॉक्सीसाइक्लिन या माइनोसाइक्लिन वंस ए डे फॉर 3 वीक्स और पता नहीं किस तरह से वो देते हैं, तो मतलब इट हेल्प्स इन मैनी पेशेंट्स। वो एक्नी वल्गैरिस जिसे कहते हैं उसमें इट्स ए यूजफुल ड्रग।
मलेरिया यहाँ पे मलेरिया, इसी तरह से कॉलरा, इसी तरह से सिफिलिस, मतलब व्हाट नॉट। आपको सब डिजीज़ का पता होना चाहिए। अब आप डॉक्टर बनने को जा रहे हैं तो आपकी क्या कहना चाहिए, आपकी डायरी में सॉन्ग्स की बजाय मुख्तलिफ बैक्टीरिया और उनके ट्रीटमेंट या एंटीबायोटिक्स के नाम लिखे होने चाहिए। इस तरह से आप अपने ऊपर इस डॉक्टरी को सवार करेंगे तो तब आप किसी की हेल्प कर सकेंगे, नहीं तो मुश्किल पेश आएगी। टेट्रासाइक्लिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर एहतियात से यूज़ करें तो इट्स ए सेफ ग्रुप। नाउजिया है, एंटेरोकोलाइटिस करते हैं, कैंडियासिस हो जाता है, जैसे उससे क्लोरोफेनिकॉल में था, क्योंकि जीआईटी के अंदर जब ये किल करते हैं ऑर्गेनिजम्स को तो कुछ नॉर्मल फ्लोरा की भी डेथ हो जाती, जिसकी वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकती हैं। ठीक है, छोटे बच्चों में अगर आप देंगे अर्ली एज में टेट्रासाइक्लिन्स, या किसी मदर को दिया जिसके फीटस तक पहुंच गया प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करते हुए, तो उन बच्चों में डिस्कलरेशन ऑफ टीथ हो जाती है, बड़ी बुरी सी। आपको शायद इक्का दुक्का बच्चे हर साल क्लास में कोई ऐसा बच्चा नज़र आ जाता है जिसकी डिस्कलरेशन ऑफ टीथ हुई होती है, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो क्वैक्स हैं वो भी टेट्रासाइक्लिन्स का इस्तेमाल बगैर पेशेंट की एज देख के कर देते हैं, तो उसमें से जो एनेमल होता है हमारे टीथ का वो भी डिस्प्लेजिया उसका हो जाता है, और क्राउन की डिफॉर्मिटी हो जाती है, और क्राउन ऊपर से उड़ जाता है दांतों का, और नीचे से ज़रा रफ से दांत नज़र आने लगते हैं, और उन रफ से दांतों पे जब फूड डेपोजिशन हो जाती है तो वो येलोइश नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये किसी को भी आप ऐसे दांत देखें तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसने टेट्रासाइक्लिन बचपन में ली है, अर्ली एज में ली है, और उसकी वजह से ड्रग की डेपोजिशन हो गई। बोन्स में भी हो सकती है और टीथ में भी। ठीक है, प्रेग्नेंट ख्वातीन में इनको नहीं इस्तेमाल किया जाता। एक तो ये चूँकि प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करते हैं और उससे ये बच्चों में डेपोजिशन ऑफ ड्रग ऑन इन द बोन्स एंड टीथ हो सकती। उसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ में ख़ास तौर पे और आम तौर पे बाकी पेशेंट्स में भी ये लिवर को थोड़ा सा लोड करती हैं, ओवरलोड करती हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में ख़ास तौर पे लिवर के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आता है अगर वो टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करें। इसलिए प्रेगनेंसी में हम सारी मेडिसिन अवॉइड करते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स को भी ख़ास तौर पे अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों में फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है, फोटोटॉक्सिसिटी जिसे हम कहते हैं, कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट में जाने से फिर उनको इरिटेशन होती है, या वो धूप में जब जाते हैं तो उनको स्किन के ऊपर ज़्यादा बर्निंग होती है। ठीक है, ये भी टेट्रासाइक्लिन्स का एक साइड इफ़ेक्ट्स है। वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी डोज रिलेटेड होती, रिवर्सिबल होती, वर्टाइगो हो जाता है पेशेंट में। तो वर्टाइगो, वो आपको पता है कि जो हमारा वेस्टिबुलर अपरेटस है वो उसकी थोड़ी सी इरिटेशन जब हो जाती तो पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन्स कुछ पेशेंट्स में वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी भी करती है। ये एक और लेक्चर में आपको शायद एडवर्स इफेक्ट पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि अगर किसी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हों तो आपके पास क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। पहले आपने वेरीफाई करना होता है कि जो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है वो उसी ड्रग की वजह से आ रहा है। आप उस ड्रग को रोक के देखते हैं, अगर वो एडवर्स इफेक्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये ड्रग एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रही थी, तो फिर आप उस ड्रग की बजाय कोई और ड्रग स्विच ओवर कर देते हैं, या उसकी डोज को कम कर देते हैं, या अगर माइल्ड सा कोई एडवर्स इफेक्ट है तो पेशेंट को एजुकेट कर देते हैं। पेशेंट को जब खुद पता होता है कि ये इफेक्ट मुझे इस ड्रग की वजह से आ रहा है तो नुकसान का एहतमाल कम हो जाता है। अवॉइड इन प्रेगनेंसी, इसकी दो वजूहात मैंने बताया, एक तो लिवर ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है और दूसरा फीटस के टीथ और बोन्स में ड्रग की डिपोजिशन उसका ख़तरा होता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है। तो टेट्रासाइक्लिन्स के ये डायग्राम्स जो मैंने उठाई हुई हैं ये लिपनकॉट से उठाई हैं, बाकी टेक्स्ट जो है वो उसमें मैंने फॉलो किया है आपकी कैटजन से, ताकि किसी भी तरह से आपको ये चीज़ें याद रह जाएं। तो आपने आज क्लोरोफेनिकॉल डिटेल में पढ़ लिया और टेट्रासाइक्लिन्स डिटेल में पढ़ ली। उसके बाद मैक्रोलाइड्स अगला ग्रुप, क्विकली रन थ्रू मैं इसमें करूंगा। मैक्रोलाइड्स में 4-5 ड्रग्स आती हैं, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन एंड फिडॉक्सोमाइसिन। ठीक है, ये बहुत अच्छा ग्रुप है,
ज़बरदस्त ग्रुप है। आपने इनके नाम भी, ये क्लेरिथ्रोमाइसिन क्लेरिसिड के नाम से आती है, जिथ्रोमाइसिन एज़ट्रो के नाम से भी आती है, और एजोमैक्स के नाम से भी आती है, रिथ्रोमाइसिन के नाम से ही आती है। वेरी पॉपुलर ग्रुप ऑफ ड्रग्स ये। और इनके साथ और टेट्रासाइक्लिन्स के साथ यही हुआ कि हमारे यहाँ जो चीज़ लोगों को अच्छी लग जाती है उसके ढेर लगा लेते कि इतना ज़्यादा ये यूज़ हुई है टेट्रासाइक्लिन्स और मैक्रोलाइड्स के, उनकी वजह से अब पेशेंट्स में रेजिस्टेंस आना शुरू हो गई है। तो पिछले कुछ अरसे से डॉक्टरों ने फिर इसको देना बंद कर दिया था, और डॉक्टर्स कम्युनिटी में मतलब एक ये बात थी कि इसको कम इस्तेमाल करो ताकि पेशेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी बैक्टीरिया में बच जाए इसकी, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। दे ऑल हैव गुड ओरल बायोअवेलेबिलिटी, बड़ी अच्छी ड्रग्स हैं। एजिथ्रोमाइसिन एब्जॉर्प्शन इज इम्पीडेड बाय फूड। जिस तरह से उधर टेट्रासाइक्लिन्स की मैंने बताया था कि फूड की वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो एजिथ्रोमाइसिन भी आपने जिसको एजोमैक्स या ये एजिथ्रोमाइसिन देनी हो तो फूड से ज़रा हट के या खाने से आधा घंटा पहले दे दें या खाने के 2 घंटे बाद दें। ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन है, इनमें से एजिथ्रोमाइसिन बहुत अच्छी और सेफर ड्रग है। क्यों? क्योंकि उसके ड्रग इंट्रैक्शंस कम है, इसलिए ज़्यादातर उसी को मैंने डिस्कस किया है। बेस्ट टिश्यू पेनिट्रेशन है, सॉफ्ट टिश्यू की पेनिट्रेशन बहुत अच्छा, इसलिए गले की खराबी, फ्रेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस में डॉक्टर्स देते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका लार्ज है, इसलिए इसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा है, और इसकी 1 से डे डोजेज दी जाती, दिन में एक ही मरतबा मेडिसिन लेनी हो जाती। एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज अनचेंज्ड ड्रग, उसी तरह से यूरिन में ये पास आउट हो जाती है, इसका खास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। हाफ लाइफ इज 2 to 4 days, फिर भी हम 24 घंटे के बाद इसकी डोज रिपीट कर देते हैं, और सिर्फ 3 दिन के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं आम फ्रेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस में। इट हैज़ गॉट, जो एरिथ्रोमाइसिन है उसकी बिलरी एक्सक्रीशन है, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन की अब बात हो रही, इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 2 आवर्स होती है। इसको इसलिए हम दिन में 3-4 मरतबा देना पड़ता है या लार्ज डोजेस में देना पड़ता है, ताकि इफेक्टिव ब्लड लेवल उसका मेंटेन रहे। क्लेरिथ्रोमाइसिन, सबसे पहले इनमें से एरिथ्रोमाइसिन ही मिली थी, इसलिए ये बहुत अरसा यूज़ हुई, इसलिए अब ये कम यूज़ हो रही, क्योंकि और ड्रग्स विद लॉन्गर हाफ लाइफ हमारे पास अब मौजूद है। क्लेरिथ्रोमाइसिन, इसका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, यूरिनरी एक्सक्रीशन होती है, इसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स होती है, ये दिन में 2 मरतबा आमतौर पर दी जाती है। ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड टेलिथ्रोमाइसिन, अब ये देखें 3 ड्रग्स के नाम आ गए। एरिथ्रो, क्लेरिथ्रो एंड टेलिथ्रो आर माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर्स। वही जो मैंने ऊपर बात क्लोरामफेनिकॉल के बारे में बताई थी कि जो माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर्स होती हैं वो बाकी ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं, इसलिए इन ड्रग्स के ड्रग इंट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। वॉरफेरिन वाली एग्जाम्पल भी, और ऊपर वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वाली एग्जाम्पल भी आपको मैंने दी कि ये ड्रग्स अगर उनमें से किसी ड्रग के साथ कंबाइन की जाए तो उनका ये सीरम लेवल बढ़ा के गड़बड़ कर सकती हैं, इसलिए इनकी निस्बत azithromycin is not an enzyme inhibitor, so it is the safest drug in this group. Azithromycin does not interact with other drugs क्योंकि ये माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम को नहीं छेड़ती, और इसका खुद भी मेटाबॉलिज्म लिवर में मैंने ऊपर आपको बताया कि नहीं होता, ये एज सच यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है। फिडॉक्सामाइसिन इस ग्रुप की एक नई ड्रग है, नैरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरिसाइडल है। इसका एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है कि ये नैरो स्पेक्ट्रम है, ये डिसएडवांटेज और बैक्टीरिसाइडल होने की बिना पे ये कुछ खास बैक्टीरिया में इसका इफेक्ट हम बैक्टीरिसाइडल अचीव कर सकते हैं, जबकि बाकी सारे एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन और टेलिथ्रोमाइसिन जो हैं वो सारे बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर उनकी भी कर दी जाए तो बैक्टीरिसाइडल बन जाते हैं। तो इसलिए अगर आप समटाइम्स इन सम पेशेंट्स यू नीड टू गिव देम ट्वाइस अ डे। आपको जहाँ पे एक्यूट रिकवरी चाहिए होती है या पेशेंट को एक्यूट इन्फेक्शन में होता है तो समटाइम्स आप उनको ट्वाइस अ डे यूज़ कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन को। और इसी तरह क्लेरिथ्रोमाइसिन जो कि दिन में 2 दफ़ा दी जाती है, उसकी डोज आप एनहेंस कर देते हैं तो उसका बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट आप अचीव कर लेते हैं। ठीक है। तो ये ड्रग्स आपको इनमें एजिथ्रोमाइसिन का फ़र्क आम तौर पे आपसे पूछ लिया जाता है कि वाई इट इज़ सेफर ड्रग और क्यों बाकी ड्रग्स की निस्बत ये कम इंट्रैक्शंस इसके होते हैं, चूँकि ये साइटोक्रोम P450 की इनहिबिशन नहीं करते। मैक्रोलाइड्स के वही
डिफ्थीरिया में काम आती हैं, एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन कोई भी दी जा सकती। क्लेरिथ्रोमाइसिन का एक ख़ास इफेक्ट ये है कि ये जो गैस्ट्रिक एसिड पेप्टिक जो डिजीज़ होती है, गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं, उनमें से वो पेशेंट्स जिनमें गैस्ट्रिक अल्सर एच पाइलोराई की वजह से होते हैं, एच पाइलोराई की इन्फेक्शन की वजह से उनके अंदर एसिडिटी हो रही होती या गैस्ट्रिक अल्सर हो रहे होते हैं, उन पेशेंट्स में जो रिजीम दिया जाता है उसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन इज पार्ट ऑफ द ड्रग रिजीम। ये भी यूज़ की जाती है, एच पाइलोराई को किल करती है। ठीक है। फेडोक्सामाइसिन का हमने बताया कि इसका नैरो स्पेक्ट्रम है, लेकिन बड़ा इफेक्टिव है कि ये ग्राम पॉजिटिव एरोब्स और एनारोब्स दोनों को ये किल करती है, ख़ासतौर पे क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल को। ठीक है। ये क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है ये कोलाइटिस की एक इन्फेक्शन इंटेस्टाइनल करता, तो इसका बड़ा नैरो सा स्पेक्ट्रम है कि ग्राम पॉजिटिव एरोब्स और एनारोब्स के अगेंस्ट काम करती है फेडोक्सामाइसिन, लेकिन ये बैक्टीरिसाइडल है। ठीक है। क्लैमिडियल इन्फेक्शन में एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन में से कोई भी दे सकते हैं। एक इनमें से टेट्रासाइक्लिन है और एक इनमें से मैक्रोलाइड है। ठीक है। और यही दोनों ड्रग्स हैं जो कि कोविड में भी यूज होती हैं। फ्लोरोक्विनोलेंस या एजिथ्रोमाइसिन लेजेनेलेसिस में ये यूज़ होती। माइकोप्लाज्मा नमूनी में एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ होती। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, पिछले साल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में माइकोबैक्टीरियम एवियम में कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं वो उन्होंने पूछा हुआ था, तो उसमें जो टिपिकल माइकोबैक्टीरियम होता है जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है उसमें रेफेम्पिसिन वगैरह देते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम एवियम में साथ एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। ठीक है। इसमें माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स ये एटिपिकल किस्म का माइकोबैक्टीरियम होता है, तो जिन पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन होती उनमें रेफेम्पिसिन और एथेम्पिडॉल जो कि एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स हैं वो भी इफेक्टिव हैं, लेकिन साथ एजिथ्रोमाइसिन देनी पड़ती है। ये उसमें डिसाइसिव रोल प्ले करती है। वंस वीकली एजिथ्रोमाइसिन इज यूज्ड इन माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स प्रोफिलैक्सिस इन पेशेंट्स। प्रोफिलैक्सिस के लिए देनी हो तो वंस वीकली देते हैं, वरना उसकी वही डेली डोसेज। ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि पिछले साल के यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में इससे ये था माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स की ट्रीटमेंट, और सब लोगों ने वहाँ पे रेफेम्पिसिन और एथेम्बिटॉल लिखा था और किसी ने एजिथ्रोमाइसिन नहीं लिखा। ठीक है। तो ये आपको फिर वही बैक्टीरिया, वही सारे नाम और उनमें से जो खास चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दी, जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन का रोल मैक्रोलाइड्स का एच पाइलोराई में, और एजिथ्रोमाइसिन का रोल माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स में, और एरिथ्रोमाइसिन का रोल डिफ्थीरिया में, और क्लैमिडियल इन्फेक्शन में फिर एजिथ्रोमाइसिन का रोल। ये सब चीज़ें आपको याद करनी होंगी, और इनको याद करने का आसान तरीका ये है कि आप एक दूसरे के साथ डिस्कस किया करें। मैक्रोलाइड्स के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं, जॉइंटिस कॉज करती हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद हेपेटिक डिसफंक्शन, जिन लोगों में ऑलरेडी जिनके लिवर एंजाइम्स रेज्ड होते हैं और या जो जॉइंटिस जिन्हें हो चुका होता है उनमें हम मैक्रोलाइड्स नहीं देते हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी करती हैं कि ये हमारी हियरिंग को इफेक्ट करती हैं। ये एक मतलब रिवर्सेबल एक इनका इफेक्ट होता है जिसको कि हम अवॉइड कर सकते हैं बाय स्विचिंग ओवर टू सम अदर ड्रग। उसके अलावा कार्डियक पेशेंट्स में ये चीज़ अहम हो सकती कि ये क्यूटी प्रोलोंगेशन करते हैं, जो क्यूटी इंटरवल होता है उसको ये हार्ट को स्लो कर देते हैं, और क्यूटी इंटरवल को इसीलिए जब एजिथ्रोमाइसिन का रोल आया कोविड में तो उसमें ये बात जगह जगह पे आई कि जी कार्डियक पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन देने से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हमें अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन पता हो कि रिदमिक पेशेंट्स को हमने नहीं देनी, तो इसमें हमें हम बहुत सारे नुकसान से बच सकते हैं। तो बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स को जब एजिथ्रोमाइसिन दी गई तो उनमें से कार्डियक